जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा और एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आरटीआई अधिनियम, जिसको कि शिक्षा का अधिकार भी कहा जाता है, ये कब लागू किया गया था? देखिए, आपको जो भी प्रश्न का आंसर मालूम हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना आपके लिए 3 सेकंड का समय शुरू होता है अब। भारत में आरटीआई अधिनियम यानी कि शिक्षा का अधिकार को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है और यह एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न क्या बनेगा कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है? तो ये संविधान का 21 ए कहता है, यानी कि 21 का क। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, यानी कि फ्रीडम। ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। और जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत में फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी किस वर्ष स्थापित किया गया था? यह होगा आपका 1982। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, भारत में स्थापित पहला राज्य खुला विश्वविद्यालय, उसका क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय। कहाँ स्थापित हुआ था? हैदराबाद में। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तेलंगाना की। तेलंगाना की स्थापना कब हुई है? 2 जून 2014 को। और ये भारत का जो पहला खुला विश्वविद्यालय है भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में, इसकी स्थापना कब हुई? 1982। अगला देखिए, कोठारी आयोग द्वारा संबंधित भाषा से अनुशंसित नीति क्या है? कोठारी आयोग जो है, इससे संबंधित भाषा से अनुशंसित नीति क्या है? ये होगा आपका त्रिभाषा सूत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, कोठारी आयोग को भारतीय या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है और दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग स्थापित किया गया था। स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह होगा आपका सीबीएसई। प्रतिदिन शिक्षक शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा किसका एक उदाहरण है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रतिदिन शिक्षक शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा किसका एक उदाहरण है? एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये होगा आपका योग्यता परीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप भी एक योग्यता परीक्षा के ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना? तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो उसी तरीके से हो गया। तो अगला देखिए, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकार के बारे में बताया है? अभी मैंने आपको तुरंत बताया था कि शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 से भारत में लागू हुआ है और ये जो है मौलिक अधिकार है, एक तरह से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के फ्री में प्रदान करना। तो ये अनुच्छेद 21 का ए कहता है। ऑप्शन सी। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ये होगा आपका छात्रों को सजा देना। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, शिक्षण में महत्वपूर्ण कारक छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करना है, अधिक अभ्यास के लिए बच्चों को गृह कार्य देना यानी कि होमवर्क देना, बेहतर समझ के लिए प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान देना यानी कि एक्सप्लेन करना। लेकिन छात्रों को सजा देना ये शिक्षण क्षेत्र में जो है बहुत कम, मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों देंगे भाई? पढ़ने के लिए हैं। इवान इलिच किसके लिए लोकप्रिय है?
इवान इलिच किसके लिए लोकप्रिय है? ये होगा आपका डी स्कूलिंग सोसाइटी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए इवान इलिच एक रोमन कैथोलिक पादरी, दर्शन शास्त्र विभाग में प्रोफेसर थे और इन्होंने स्कूली शिक्षा और शिक्षा के बारे में अपने अत्यधिक कट्टरपंथी विचारों को व्यक्त किया है। सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित चरणों में से कौन तीव्र आत्म जागरूकता की विशेषता है? देखिए आपको ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन अभी लगेगा, कुछ मतलब 2-4 प्रश्न के बाद जो है आपको आसान भी और मॉडरेट क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखिए सामाजिक विकास के संदर्भ में किशोरावस्था जो है तीव्र आत्म जागरूकता की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, किशोरावस्था किसे कहा जाता है? तो ये प्रारंभिक किशोरावस्था जो होता है लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु में होता है। शिक्षा में मनोविज्ञान का विशाल योगदान किस बात में है? देखिए यहाँ पे आप वीडियो को थोड़ा रोक करके आंसर देने का प्रयास कीजिए। शिक्षा में मनोविज्ञान का विशाल योगदान की बात करें तो ये होगा शिक्षण के लिए सफल तरीकों की पहचान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए शिक्षा में मनोविज्ञान का बड़ा योगदान है। शिक्षण के लिए सफल तरीकों की पहचान करना, सीखने वालों की कठिनाइयाँ, परिपक्वता आदि का अध्ययन करना। टीपू सुल्तान की हत्या कब हुई थी? देखिए ये प्रश्न को मॉडरेट में रखा जा सकता है। टीपू सुल्तान की हत्या की बात करें तो ये होगा 1799। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए टीपू सुल्तान की हत्या जो है 1799 में कौन सा युद्ध के दौरान हुआ था? तो ध्यान रखिएगा चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान जो है टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी 1799 में। अगला देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये आप देख सकते हैं, ये है फॉरवर्ड ब्लॉक का चिन्ह, ठीक ना। और इसकी स्थापना की बात करें तो गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस जी ने किया है। ऑप्शन ए। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1897 को। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है भारत में 23 जनवरी को। क्या है? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में। कभी कभी राज्य पूछ लेता है। और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी में नेताजी की उपाधि दी गई थी। तो डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो आज़ाद हिंद फौज के भारतीय नौसैनिकों ने। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र महिला सभा का संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पे 11 से 12% स्टूडेंट्स हैं इस प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। आंध्र महिला सभा के संस्थापक की बात करें तो ये होगा आपका दुर्गाबाई देशमुख। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी और ये लोकप्रिय रूप से आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। तो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा क्या कि आयरन लेडी के नाम से कौन जानी जाती है? दुर्गाबाई देशमुख, जो कि आंध्र महिला सभा के संस्थापक थे। और दुर्गाबाई देशमुख जो है मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और उन्हें कैद कर लिया गया था। भारत के कोकिला किसे कहा जाता है? टॉप प्रश्न में से प्रश्न ये बनता है। भारत के कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए लोकप्रिय रूप से भारत के कोकिला के रूप में जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। और ये उत्तर प्रदेश की एक राष्ट्रवादी और कवित्री थी। और इनकी शादी की बात करें तो डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हुआ था। कब? 1893 में। और देश के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो यही है सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। और सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और इसी के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न बनता है एक कि राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वीमेन डे कब मनाया जाता है, तब आप आंसर कीजिएगा 8 मार्च। और राष्ट्रीय पूछे तो 13 फरवरी। कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ है? मतलब कौन सी प्रक्रिया है?
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया ये आपका अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, भारत पर जो महाभियोग लगाया जाता है भारत के राष्ट्रपति पर, यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो लोकसभा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के आरोप लगाती है और महाभियोग के आरोपों पर लोकसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और भारत के राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है। फिर लोकसभा 2/3 बहुमत के साथ महाभियोग के आरोपों को पारित करती है और राज्यसभा को भेजती है। फिर राज्यसभा आरोपों की जांच करती है, जबकि राज्यसभा आरोपों की जांच कर रही होती है और राष्ट्रपति को कार्यवाही में बैठने का अधिकार होता है और राज्यसभा आरोपों से सहमत है और इसे 2/3 बहुमत से पारित करता है और राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और इसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तारीख को घोषित किए जाते हैं? पद्म पुरस्कार जो है प्रत्येक साल 26 जनवरी के दिन घोषित किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। तो देखिए, पद्म पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को घोषित किए जाते हैं और 1954 में स्थापित हुआ है ये पुरस्कार और यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। और ये पद्म पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन? पहला होता है पद्म विभूषण, ये जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। उसके बाद होता है पद्म भूषण, ये जो है उच्च क्रम की प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। तीसरा है पद्मश्री, ये प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। अगला देखिए, पूरा। पूरा का हिंदी में नाम होता है पूरा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। इस मॉडल की वकालत किसने की थी? पूरा ये ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने वाला एक मॉडल है। पूरा का पूरा नाम होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। हिंदी में कहें तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। ये मॉडल जो है लाया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और ये जो पूरा है मतलब प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, जिसको हिंदी में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना है, इसका उद्देश्य क्या है? यह है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटने का प्रावधान है। और APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और ये क्रमांक याद रखिएगा कि ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला देखिए, कौन सा संगठन प्रमुख हवाई अड्डों के लिए टैरिफ और अन्य व्यय और शुल्क को विनियमित करता है? प्रमुख हवाई अड्डा टैरिफ और अन्य व्यय यानी कि खर्च और शुल्क को विनियमित करता है, तो ये होगा आपका AERA। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, AERA का पूरा नाम होता है एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। हिंदी में इसको कहते हैं हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण। और ये जो है प्रमुख हवाई अड्डों के लिए टैरिफ और अन्य व्यय और शुल्क को विनियमित करने के लिए भारत सरकार के तहत एक नियामक एजेंसी है। और यह भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम AERA 2008 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश के सतपुरा पर्वतमाला में एक संरक्षण क्षेत्र है और इसे 2009 में यूनेस्को द्वारा मैब कार्यक्रम के तहत एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। और यह होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 बार नहीं, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला की बात करें तो ये होगा संतोष यादव। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, प्रसिद्ध भारतीय पर्वतारोही संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला होने का गौरव प्राप्त की है। और इनका जन्म की बात करें संतोष यादव की तो 1969 में हरियाणा में हुआ था। और उनका पहला मौका मई 1992 में और दूसरा मौका 1993 में, यानी कि लगातार 2 वर्ष जो है ये चढ़ाई की है। और इसी के साथ 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। विज्ञान के किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम संबंधित है?
किरचॉफ के नियम की बात करें, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये होगा आपका विद्युत परिपथ, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए किरचॉफ के नियम विद्युत परिपथ से संबंधित है और किरचॉफ का लूप नियम बताता है कि लूप के समीप के सभी विद्युत विभवांतरों का योग शून्य होता है। अगला देखिए वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ वीकली जो है ये आपका कब मनाया जाता है? अक्टूबर का पहला सप्ताह। तो देखिए भारत के वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है और 1957 में पहला वन्यजीव सप्ताह मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा वन्यजीव सप्ताह सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 1957 में, और ये अक्टूबर का पहला सप्ताह में मनाया जाता है। इनमें से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? गौर कीजिए और ध्यान से देखिए कि इनमें से हड़प्पा स्थल कौन नहीं है। तो ये होगा आपका गिरनार, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए गिरनार की बात करें तो ये 150 ईस्वी के रुद्रदामन का ताम्रपत्रित शिलालेख है और यह एक पत्थर के टुकड़े पर अंकित है जो गुजरात राज्य के जूनागढ़ में स्थित है और यह संस्कृत के पूरा लेख और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और यह भारत का पहला लंबा शिलालेख है और इस शिलालेख से हमें सुदर्शन झील का इतिहास मिलता है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ऐसे बनेगा कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में। गिरनार नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। सुदर्शन झील कहाँ है? यही है, गुजरात में। अगला देखिए सुनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब सुनामी शब्द को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं समुद्री लहर के नाम से, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अधिकांश सुनामी जो है भूकंपों के कारण होते हैं और सुनामी ये एक जापानी शब्द है और ये जो है समुद्री लहर का अनुवाद है। ठीक, सुनामी क्या है? समुद्री लहर का अनुवाद है और सुनामी जो है 2 शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कितने शब्दों द्वारा? 2 शब्द, जिनमें कि पहला है सु, इसका अर्थ क्या है? बंदरगाह। ठीक ना, ये जापानी में है सु और हिंदी में मतलब होता है बंदरगाह, और नामी का ये है जापानी और हिंदी में इसका मतलब होता है लहर। अब एक प्रश्न आपके लिए है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, या फिर बाएं साइड में आपके लिए हमने स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, तो उसको आप जा करके जरूर देख लीजिए। और अंत में आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत जरूर लगती है, इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।